54। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बोलो। अतिशी, गुड आफ्टरनून बोलो। यस, सो रही हो तुम? नहीं, चल। तो चैप्टर नंबर 17 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 अपन लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि चैप्टर 17 से पास्ट में इंस्टीट्यूट ने कैसे क्या क्वेश्चन पूछे। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 नाम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्योंकि वो इस बार आया है, पर जो पुराने 3 एक्ट थे उन नाम से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूं आपको दिसंबर 25 के एग्जाम पेपर के ऊपर और देखते हैं कि क्या दिसंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन पूछा है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पर दिसंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताना है आपको, बात नहीं करना। और इधर सुनो, वेदर गवर्नमेंट कैन रेफर द मैटर टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल विदाउट वेटिंग फॉर द कंक्लूजन ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स। कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स अभी खत्म नहीं हुई है, क्या उसके पहले गवर्नमेंट मैटर को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पर रेफर कर सकती है? क्या क्या कर सकती है? नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले क्या होता है, आर्बिट्रेशन। हालांकि वो ऑप्शनल है, आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। फिर क्या होगा, कंसीलेशन। और कंसीलेशन अगर आपको पसंद नहीं आता है तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मैटर जाता है। ढूंढो बुक में से कौन सा सेक्शन है, वापस से ढूंढो बुक में कौन सा सेक्शन है। यस, 43 नहीं है, चलो बस अब ढूंढो 53। यस, 53 इज द करेक्ट वन। देखो 43 में तो ये बोला है कि गवर्नमेंट कंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करेगी। वो कंसिलेशन कैसे करेगा वो कहा दिया है 53 में, कि गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा कंसिलेशन करने के लिए, वो दोनों पार्टी की बात सुनेगा, फिर एक सेटलमेंट रिपोर्ट बनाएगा कि सेटलमेंट हो गया, या फिर वो रिपोर्ट बनाएगा कि सेटलमेंट नहीं हुआ। एंड अगर आपको उसका डिसीजन पसंद नहीं आता है तो ईदर ऑफ द पार्टी 90 डेज में क्या कर सकती है, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। तो क्या मैटर डायरेक्टली वहां रेफर किया जा सकता है? आंसर इज नो। हाँ या ना बोलो, कोई समस्या? कोई समस्या यहां तक? यही क्वेश्चन, ये दूसरा वाला हमने कवर नहीं किया। कैन एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू ऑफिस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ? ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हालांकि इसकी बात सेक्शन 56 में दी है, पर 56 हमारे करंट रेगुलेशन कोड का पास है नहीं, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर हम लोग अभी लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर चलो भाई दिसंबर 25 क्वेश्चन नंबर 6A का 1। देखो भाई, तरह तरह की आवाज निकाल के हंस रहे लोग। चलो, ये इसके ऊपर मैं रेफरेंस दे देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 6A का 1, और ये कहां का क्वेश्चन है? दिसंबर 2025। चलो भाई, आंसर लिखेंगे इसका। आंसर, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 according to section 53 of industrial relation code 2020, in case of any industrial dispute, the matter shall be referred to conciliation officer, who shall conduct inquiries and submit its report to appropriate government within 45 days. There can be two possible outcomes. पहला, सेटलमेंट रीच्ड, और दूसरा, failure of conciliation. If the conciliation fails, any party has 90 days to apply, to industrial tribunal for final judgment. Hence, we can conclude matter cannot be directly referred to industrial tribunal. Although in matter of yeah, although in matter
although in matter involving national interest, गवर्नमेंट में रेफर मैटर टू ट्रिब्यूनल डायरेक्टली इफ इट डीम्स फिट। थोड़ी सी आखिरी की लाइन जो है वो अपन ने मन से लिखी है। नेशनल ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट में रेफर मैटर टू ट्रिब्यूनल डायरेक्टली। ये आखिरी की लाइन अपन ने मन से लिखी है, जो पढ़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा ना गवर्नमेंट को हर जगह अलग अलग पावर दिए गए, तो क्या पता गवर्नमेंट के पास में कोई पावर हो जैसे वो मैटर डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। तो अपन ने क्या लिखा, अपन ने पूरा प्रोसीजर लिख दिया कि होना तो यही चाहिए, पर फिर भी गवर्नमेंट है जो एक्ट बना सकती है, वो तो एक्ट के प्रोविजन भी चेंज कर सकती है ना, तो हो सकता है वो मैटर डायरेक्टली भी कहां ले जाए। पर अपन ने क्या लिख दिया कि नेशनल इंपॉर्टेंस का होगा तो मैटर को वहां ले जा सकती है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो, इफ इट डीम्स फिट, ताकि अपन सेफ हो गए। अगर इसका आंसर यस में भी हुआ तो अपने को कम से कम एक नंबर तो इधर का मिल ही जाएगा ना। आया ना? आई बात समझ में? क्योंकि ऐसी डायरेक्टली कोई बात अपने कोर्स का पार्ट है नहीं, पर उन्होंने पूछा है, तो अपन ने दोनों सेफ साइड खेला है इसको, कि जो प्रोविजन था वो लिख दिया और फिर लिख दिया कि भाई अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला तो अपन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो प्योरली अपने कोर्स का पार्ट है ही नहीं, ये वाला, ये अपन ने कहीं नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद में ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन दिसंबर 25 के। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं जून 25 का पेपर। शायद इसमें तो एक भी नहीं आया मेरे हिसाब से। सेट ऑन सेट ऑफ अपन लिख चुके हैं। अप्रेंटिस अपना कल टेस्ट में आया होगा तुम लोगों के, यही वाला क्वेश्चन आया होगा। मैटरनिटी बेनिफिट अपने को अभी पढ़ना है, और आर्टिकल 23 ये भी आप लोगों के टेस्ट में कल शायद आया होगा, बेगर वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ईआई कोड अपने को अभी पढ़ना है, कल से चालू करेंगे चैप्टर। ईपीएफ अपने को अभी पढ़ना है, ये आज ही करेंगे। चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन है, आज ही करेंगे इसको। आईसीसी एलसीसी अपन ने पॉश में पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में पेमेंट ऑफ वेजेस का बैक अवेट अपने पास केस में नहीं है, ये नहीं है, ये अपने को पढ़ना है ग्रेचुटी अभी, और ये हो गया है। ठीक, जून 25 में कुछ भी नहीं। दिसंबर 24 का पेपर, ये देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा। लो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जब तक इसका आंसर ढूंढना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है फोर्थ वाला। इन्यूमरेट द मैटर that need to be provided in the standing order under the industrial standing order act। हालांकि एक्ट का नाम बदल गया है अब, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कंटेंट रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 6 ए का 4। सेक्शन नंबर 30 और सेक्शन नंबर 30 अपने को दो बार दिया हुआ है। वो सेकंड वाला, सेकंड वाले में मैटर्स 11 पॉइंट दिए हुए हैं, देखो वहां पर, वो 11 पॉइंट से इसका आंसर है। कौन कौन से मैटर है जो हमें लिखने पड़ते हैं जब हम क्या बनाते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते हैं तब। हाँ या अरे मिल गया सब लोगों को या नहीं मिला? ठीक है, चलो लिखो इसका आंसर। क्लासिफिकेशन, अरे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ पा रहे तुम लोग, आज तुम लोग और अलग ऊंचाइयों पर पहुंचे। क्या नहीं लगाया यार, ये लो सब जगह लगा देता हूं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, वेदर परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, अप्रेंटाइज, प्रोबेशनर। दूसरा, शिफ्ट वर्किंग,
मॉर्निंग, नाइट, प्रोबेशनर, प्रोबेशनर लिखा है लास्ट में, प्रोबेशनर के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं, प्रोबेशनर के पहले अप्रेंटिस, अप्रेंटिस इसको कैसे बोल रहे हो तुम लोग? पूरा चैप्टर है वही तो। मैनर ऑफ, मैनर ऑफ अटेंडेंस, क्या हुआ? अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनी, यस। मैनर ऑफ अटेंडेंस एंड लेट कमिंग, हाँ ये मैनर नहीं पढ़ पा रहे क्या तुम लोग? मैनर्स नहीं, अब ठीक है। कंडीशन, एंड ऑथोरिटी, यार इससे बढ़िया कंडीशन तो कैसे लिखूंगा? इसमें तो मैंने सब बढ़िया ही करा यार। अरे लगा देंगे यार, ये लो डिक्टेट कर दो। तुम लोग मुझे फेल करवाना चाहते हो क्या? तुम चाहते हो कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस ना करूं? पांचवा, कंडीशन एंड अथॉरिटी, यस। रिक्वायरमेंट फॉर एंटरिंग प्रीमाइसेस बाय सर्टेन गेट एंड लाइबिलिटी टू सर्च। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नोटिस देयर ऑफ। 5 नंबर के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ। 5 नंबर के हिसाब से कम 9 पॉइंट लिखेंगे। 11 दिए, 11 गिए तो 12। चलो 7, अरे यार सस्पेंशन और डिसमिसल, सस्पेंशन और डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट, एंड एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट। देख लो, जिसके ऊपर हंसते वैसे हो जाते हैं। ऐसी हैंडराइटिंग हो जाएगी तुम्हारी भी। मीन्स फॉर, मीन्स फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर, मीन्स फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंस। रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और अनफेयर ट्रीटमेंट। एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, या फिर वो जो बातें तुमको अच्छी लगे वो सब लिख दो यार, हमें क्या। बोलो यार, यहां कोई समस्या? कौन सा टाइम का क्वेश्चन था ये?
दिसंबर 24। देखते हैं दिसंबर 24 में क्या कोई और क्वेश्चन है हमारे साथ। ये हो गया, यस। लिखा नहीं अभी तक, ऐसा ही बोल रहे होंगे, और क्या बोलोगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपन ने लिख लिया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, ग्रेजुइटी अभी अपना बचा है, मैटरनिटी बेनिफिट अभी अपना बचा है। फिर देखो, आपको याद है क्या कल अपन ने कुछ 60-14 पेंडेंसी रूल के बारे में पढ़ा था। क्या मतलब है उसका, कि अगर आपको स्ट्राइक पे जाना है तो पहले 60 दिन का नोटिस दो, और उन 60 दिनों में स्ट्राइक पर जा सकते हो, पर शुरू के 14 दिनों में नहीं जाना। यही पढ़ा था अपन ने, ठीक। जो पुराना एक्ट हुआ करता था ना, उसमें ये नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हुआ करता था। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब एक ऐसी जगह जिस जगह पर स्ट्राइक हो जाने से जनरल पब्लिक में डिस्टरप्शन आता है। जैसे कि रेलवे के वर्कर्स, अगर रेलवे के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो क्या सिर्फ एम्प्लॉयर को नुकसान होगा? नहीं, पूरे देश में नुकसान होगा। पोस्ट ऑफिस वाले लोग, बस चलाने वाले ड्राइवर्स, पेट्रोल पंप के काम करने वाले वर्कर्स, तो मतलब वो लोग जो पब्लिक को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को हेल्प करते हैं। पहले के एक्ट में ऐसा हुआ करता था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के केस में एक्स्ट्रा नोटिस देना पड़ता था। अभी अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। आज के एक्ट के अंदर तो साफ बात लिखी है कि किसी भी वर्कर को स्ट्राइक पे जाना हो तो 60 डेज का नोटिस देना है, और 14 डेज तक नोटिस स्ट्राइक पर नहीं जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन है तो उसी का, पर अपने लिए रेलेवेंट बचा नहीं, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड कोई बातें अब इसके अंदर नहीं है। ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, ठीक। तो ये कौन से टाइम का पेपर हुआ? दिसंबर 24। अब हम लोग चल रहे हैं जून 24 के पेपर पर और ढूंढते हैं कोई क्वेश्चन। देखो, ये अपन ने लिख लिया है, अप्रेंटिस हो गया, मिनिमम वेज मैक्सिमम वेज हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पढ़ा चुका हूं, ऐसा आप लोगों को ध्यान तो है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पॉश हो चुका है, मैटरनिटी बेनिफिट अभी बचा हुआ है, और बोनस हो चुका है। फिर ये वाला, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है पर बहुत वाहियात सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसके अंदर है नहीं, पढ़ते जरूर हैं पर कुछ निकल करके आएगा नहीं उसमें से। देखो क्या बोल रहे हैं, इन 2023 ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, PR Software Solution Private Limited, a mid-size IT firm, decided to lay off a significant portion of its workforce. क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन आया तो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, PR Software Solution Private Limited, उसने अपने कुछ एम्प्लॉय को निकालने की सोची। Among those affected was Y, जिन लोगों को निकाला जा रहा है उसमें से एक आदमी का नाम क्या है, Y, a project manager who had been with company for over 7 years, जो कंपनी के साथ कितने समय तक काम कर रहा है, पिछले 7 सालों से। Y was given a month notice before his termination, Y को 1 महीने का नोटिस दिया है। He believes that termination was unjust and wants to challenge it under Industrial Dispute Act 1947। वो बोल रहा है कि ये जो आपने मुझे निकालने की बात करी है ये गलत है। बताइए क्या Y चैलेंज कर सकता है या नहीं? पुराने एक्ट की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो अपन ने पढ़ा नहीं, और नए एक्ट के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि नए एक्ट में ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहां 50 से लेकर के 299 लोग काम करते हैं उसे 1 ही महीने का नोटिस देना है, और 1 महीने का नोटिस तो दिया है। हाँ या ना? बराबर बात। आप चैलेंज किस ग्राउंड पे कर पाएंगे? रीजंस के। हो सकता है आपको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के निकाल दिया हो, पर वो भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि 1 महीने का नोटिस तो दे दिया, तो आप चैलेंज कैसे करोगे? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इन डिस्प्यूट्स के अंदर? गवर्नमेंट का काम होता है कि दोनों पार्टीज के साथ में बैठे और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे। What remedies are available to Y if his claim is upheld? अगर माना गया कि Y की बात सही है और उसको गलत तरीके से निकाल रहे हैं तो क्या होगा? तो भले ही वो छुट्टी पर हो उसे पूरा पैसा मिलेगा। हाँ या ना? वैसे ये क्वेश्चन पुराने टाइम पे मतलब जून 24 में आया था, तब भी ये आउट ऑफ कोर्स था। आउट ऑफ कोर्स इन द सेंस कि कोई प्रोविजन इसके दिए हुए नहीं, जनरल बातें इसके अंदर आपको करनी थी। अभी भी नए के अंदर आएगा तो आउट ऑफ कोर्स माना जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इसके अंदर नहीं दिए। पर हाँ, अगर आपने क्लास में बातें ध्यान से सुनी होगी तो कुछ कुछ बातें इसके अंदर आप लिख पाएंगे। बराबर, कोई खास काम का क्वेश्चन नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चन बचता नहीं है अपने नए चैप्टर के हिसाब से। EI कोड अभी अपन ने पढ़ा नहीं, गिग वर्कर अभी अपन पढ़ेंगे। ये रहा, ये क्वेश्चन जरूर है जो आप लोग बता सकते हैं मुझे कि कौन सा सेक्शन है।
थर्ड वाला 6A का 3, सेक्शन नंबर ढूंढो। सेक्शन नंबर निकालो भाई। आर्बिट्रेशन का एकमात्र सेक्शन है अपने कोर्स में जिसका नाम ही क्या है, 42। 42, वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अगर दोनों पार्टी चाहे तो वो राइटिंग में एक एग्रीमेंट बना सकते हैं और उस राइटिंग के एग्रीमेंट से क्या कर सकते हैं, मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाया जा सकता है। हालांकि आर्बिट्रेशन करने से पहले आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है और कंसीलेशन ऑफिसर को बताना पड़ता है, हाँ या ना। और आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है तो फिर हम कहां जाते हैं, कंसीलेशन की तरफ। क्या यही बात 42 में दी हुई है? ये क्वेश्चन अभी भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस समय पर एग्जाम में था। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहां से एक्ट का नाम बदलेंगे, बाकी कोई समस्या नहीं। और देखो इतना ऐसा देखा गया है, मैंने मेरे समय पे भी देखा है, जब इंटरमीडिएट का कोर्स चेंज हुआ था तो नए क्वेश्चन वो जनरली शुरू के एक दो अटेम्प्ट्स में नहीं बनाते। जैसे 4 चैप्टर नए आए ना, तो वो नए क्वेश्चन बनाएंगे, इसके चांसेस कम है। वो वही वाले क्वेश्चन लेंगे जो पुराने एक्ट में भी रेलेवेंट है और यहां पर भी है। तो कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज सेम है ना, इनमें सिर्फ एक्ट का नाम चेंज होगा। जैसे वो मिनिमम मैक्सिमम बोनस या मैटर टू बी लिस्टेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी अपन ने लिखा, इसमें एक्ट के चेंज होने से कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं। तो हाई चांसेस है कि यही क्वेश्चंस आपको वापस से एग्जाम में आ जाए। वैसे मैं सोच भी रहा हूं कि कुछ सेक्शंस की लिस्ट में प्रिपेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि वो सेक्शंस आप लोग याद कर लो। वैसे तो सारे ही याद करना है, पर फिर भी मैं कुछ के नाम लिख करके दे रहा हूं। वो वालों को कोशिश करो कि उसके अंदर का कंटेंट जितना ज्यादा याद कर पाओ उतना ज्यादा याद कर लो, ठीक है। चलो अभी तो इसको लिखे अपन। ये है जून 24। क्वेश्चन नंबर 6A, जून 2024। व्हाट आर द प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन? सेक्शन नंबर 42 लिखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 42 ऑफ 24, 24 क्यों लिख रहे हो भाई? अरे मैंने कब लिखा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 42 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, in case of any industrial dispute instead of going to government labor court, employer and worker can voluntarily decide to opt for arbitration.
देयर मस्ट बी अ रिटन एग्रीमेंट, there must be a written agreement signed by both the parties. They can choose one, they can choose one or group of people. ये रहा, they can choose one or group of people to act as arbitrator and also appoint umpire in case of odd नहीं even, in case of even number of arbitrator. Hi Anna. Once the agreement is signed, copy is sent to government and conciliation officer. Once government notifies arbitration, it can order stoppage of ongoing strike and lockout. हाँ है ना. इसके अंदर आपको यह समस्या नहीं आएगी लेबर लॉ के अंदर कि कंटेंट कम पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा. कंटेंट इसमें काफी सारा खूब भर भर के दिया हुआ है. इतना लिखने के बाद भी एक आध पॉइंट छूटा ही होगा अभी कि फलाना ढिमकाना बात क्यों नहीं लिखी. जैसे एक वो बात है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके होगा, वो भी लिखा हुआ है वहां पर अब इतनी बातें कैसे याद रखेंगे यार, इंसान है अपन तो. कोई बात नहीं, इसलिए 4 मार्क्स मिलेंगे अपने को. ठीक है, यहां तक कोई समस्या? बोलो बोलो, इस क्वेश्चन में कोई समस्या? ये जून 24 का एक क्वेश्चन अपन ने किया, कौन सा वाला? ये वाला. और इसी के साथ जून 24 भी खत्म. अब हम लोग चल रहे हैं लास्ट पेपर की तरफ, दिसंबर 2023. और ये दिसंबर 23 का पेपर आप लोगों की स्क्रीन पर. बोनस हम लोगों ने कर लिया. लो, पहले एक बहुत बढ़िया डिफरेंस हुआ करता था कोर्स में, ले ऑफ और लॉकआउट का डिफरेंस. नए कोर्स में वो हमारा पार्ट नहीं बचा, और ये इतना बढ़िया क्वेश्चन था कि रिपीट भी होता था बेचारा, पर अब हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं. आ गया तो लिख तो सकते हो ना. हाँ, अलग अलग है. अरे पहले मॉड्यूल में इनका अलग से डिफरेंस बिटवीन की टेबल दी हुई थी, तो वो टेबल एज इट इज एग्जाम में पूछते थे. पर आज की तारीख में हाँ लिख तो सकते हैं, लिखने में कोई ज्यादा समस्या थोड़ी आएगी. पर बताओ मुझे, ले ऑफ और लॉकआउट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस से बेहतर क्वेश्चन पता है क्या बनता? एक्सप्लेन का, कि एक्सप्लेन ले ऑफ एंड लॉकआउट. क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस थोड़ी देखते हैं, डिफरेंस तो स्ट्राइक और लॉकआउट में देखते हैं. ले ऑफ मतलब एम्प्लॉयर वर्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, और ये ऑपरेशनल रीजन की वजह से होता है, जबरदस्ती नहीं. लॉकआउट जबरदस्ती करते अपन. इट इज अ टूल फॉर एम्प्लॉयर. ये टूल है एम्प्लॉयर का, बराबर. हाँ या ना? बस यही इसका आंसर है. इन्होंने भी ऐसे लिखा है, टेबल नहीं बनाई. ये देखो, इन्होंने भी ऐसे लिखा है, टेबल वेबल नहीं बनाई. क्या बोले? ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूजल, इनेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह नहीं है. वाई
वाइल लॉकआउट रेफर टू टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ले ऑफ में बिजनेस चलता है, देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, ले ऑफ में बिजनेस चलता है, सिर्फ वर्कर काम नहीं करते हैं। अरे ऑफिस तो खुला हुआ रहता है ना, वर्कर आते हैं 2 घंटे बैठते हैं अपने पास में, हाँ या ना, काम नहीं करते। लॉकआउट में अपन फैक्ट्री में ताला लगा देते हैं कि कोई अंदर जाएगा ही नहीं। ले ऑफ क्यों आता है? ट्रेड रीजन की वजह से। ट्रेड रीजन मतलब रॉ मटेरियल नहीं है, शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पर लॉकआउट तो क्या है? वेपन है, किसका? एम्प्लॉयर का, ताकि वो बार्गेन कर पाए एम्प्लॉइज के साथ। लॉकआउट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल बराबर बात लिखी है। लॉकआउट करने से पहले 60-14 पेंडेंसी रूल फॉलो करना पड़ता है, पर ले ऑफ के केस में ऐसा कुछ नहीं है। 50 से 299 जो कंपनीज हैं जिनमें 50 से 299 लोग काम करते हैं, उनको तो ले ऑफ करने से पहले गवर्नमेंट से पूछना ही नहीं है ना। पूछना तो किसको पड़ता है? 300 से ज्यादा वाले लोगों को। वो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के पास, कितने दिन? 60 दिनों में गवर्नमेंट हाँ या ना करती है, नहीं तो डीम्ड अप्रूव मानते हैं। पढ़ा था ना, कल ही तो पढ़ा था ये, बराबर बात। तो लॉकआउट में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, ले ऑफ में कोई रेस्ट्रिक्शन जनरली नहीं होती है, अनलेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 300 या 300 से ज्यादा हो। हाँ या ना? मेरे हिसाब से इस आंसर को भी लिखना बनता है, क्योंकि ये तो कोर्स का पार्ट है, भले ही अपने को एज अ डिफरेंस दिया हो या ना। चल लिखेंगे इसका आंसर। अगर आप देखो तो जितना भारी तरीके से अपन ने इसको पढ़ा है, उतना भारी तरीके से अभी तक एग्जाम में आया नहीं है। 5 मार्क्स का ही वेटेज रहा है इसका अभी तक। तो 5 अटेंड में से 4 अटेंड में पूछा है, और सिर्फ कितना क्वेश्चन पूछा है? एक। आपके अटेंड में पूछेंगे 3 क्वेश्चन, देख लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यार, क्यों क्या। वैसे मैं बता दूं आप लोगों की, लेबर लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो अपन चालू ही कल करेंगे, चैप्टर नंबर 19। 6 यूनिट हुआ करती थी उसकी पहले, जिसको मिला करके एक चैप्टर बनाया गया है, और बहुत बढ़िया है। काफी प्रैक्टिकल बातें उसके अंदर करी है, बड़ा भी है। 100 सेक्शन पढ़ना है अपने को उसके अंदर, 100 सेक्शंस। याद क्यों नहीं करना? अच्छा, याद क्यों नहीं करोगे भाई? क्वेश्चन नंबर 6A का थर्ड। हाँ बोलो। नए चैप्टर करेंगे, ये तो कर ले पहले, अभी तो बहुत टाइम है। नया चैप्टर क्यों नहीं करेंगे? नया चैप्टर खत्म भी कर देंगे यार, चालू क्या। ये लास्ट ही तो क्वेश्चन है वैसे भी। चल, ले ऑफ मीन्स फेलियर layoff means failure or inability of a worker, inability of employer, my bad, inability of employer on account of shortage of coal, power or raw material to give employment to workmen. While lockout refer to temporary closing of place of employment or suspension of work
or refusal by employer to continue to employ workers. In layoff, business continues but in lockout, place of business is closed out. अरे समझ रहे हो क्या? देखो, आपके यहां पर रॉ मटेरियल नहीं है, आपके यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या सामने वाले को सामान बेचोगे भी नहीं क्या जो आपके पास में रखा हुआ है? बेचोगे तो सही ना? अरे पैकिंग डिपार्टमेंट वाले लोग आकर के तो काम करेंगे ना, तो बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ काम बंद हो जाता है। पर लॉकआउट में तो सब कुछ ही बंद हो जाता है, ताला लगा देते हैं बिजनेस के अंदर। Layoff is the result of trade reason, but lockout is a weapon of collective bargaining. Lockout is subject to certain restrictions like 60, 14 या फिर पेंडेंसी रूल्स। But in case of layoff, restrictions generally do not apply unless number of employee is थ्री हंड्रेड और मोर। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, ये आंसर का चौथा वाला पॉइंट आपने लिख दिया, और अगर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको भी ठीक ठीक एसबीआई आता है, तो कम से कम 5 मार्क्स आपको बोनस के मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बात पूछी नहीं, अपन ने बहुत स्पेसिफिक बात लिखी है इसके अंदर। मतलब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब अपन ने बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पढ़ रखा होगा तब। हाँ या ना? बराबर बात। तो ये आंसर यहां पर अपना खत्म हुआ। मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर एक बार देख लेते हैं कि कुछ बचा हुआ है क्या। ये वाला क्वेश्चन अपन ने लिखा, फिर ऊपर चलते हैं। ग्रेचुइटी अपना बचा हुआ है, एडोलेसेंट हो गया। ये देखो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। ये आपके कोर्स का पार्ट है, ढूंढो जब तक मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। सबसिस्टेंस अलाउंस, क्वेश्चन नंबर 6C, दिसंबर 23। शायद उसके तो हेडिंग में ही सबसिस्टेंस अलाउंस दिया हुआ है, 38 है। हाँ, पर आखिरी में सबसिस्टेंस अलाउंस जैसा भी कुछ दिया हुआ है, बराबर।
क्या बोल रहे हैं भाई उस सेक्शन के अंदर कि अगर आप किसी वर्कर को सस्पेंड करते हो तो सारी सस्पेंशन की इंक्वायरी वगैरह करने का कितना समय है? 90 दिन। कितना समय है? 90। और 90 डेज तक उसको कितना पैसा मिलता है? 50% पैसा मिलता है। अगर आप उसकी इंक्वायरी 90 दिन से ज्यादा चलाते हो तो उस सस्पेंशन के पीरियड में उसे 75% पैसा मिलता है, और इस पैसे को बोलते हैं सर्वाइवल अलावेंस या फिर सबसिस्टेंस अलावेंस। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द सस्पेंशन वो कहीं और नौकरी तो कर नहीं सकता, तो आश्रित तो वो पूरा का पूरा आप ही के ऊपर है। तो लॉ ने बोला कि शुरू के 3 महीने हम कितना दिलवाएंगे? आधा पैसा, और 3 महीने में भी अगर इंक्वायरी खत्म नहीं होती है, मतलब चांसेस हैं कि एम्प्लॉय की गलती कम हो, तो ऐसे केस में उसका पैसा बढ़ा करके कितना कर दिया? 75% कर दिया। हम यहां से प्रिवेंट करना चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को प्रताड़ित ना करे इस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। हाँ या ना? सेक्शन नंबर 38 वापस लिखते हैं इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 38, according to section number 38 of Industrial Relation Code 2020, all investigation and inquiry into a suspended workers misconduct should be ordinarily conducted within completed within 90 days. The workers must be paid 50% of their wages for the first 90 days of suspension. If inquiry is still not finished, the pay increases to 75% of their wages for remaining period. Every certified standing order every certified standing order must include rule about paying
सबसिस्टेंस मतलब सर्वाइवल अलाउंस. इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट. ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है और कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए कि हम सबसिस्टेंस अलाउंस प्रोवाइड करेंगे. कोई समस्या यहां तक? दिसंबर 23 का ये क्वेश्चन अपना हुआ और अब तो मैं मान ही रहा हूं कि आखिरी होगा यार. इक्वल पे इक्वल वर्क सब्स्टिट्यूट अभी अपने को पढ़ना है रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और हैरेसमेंट. ओके, और यहां जाकर के अपना चैप्टर नंबर 17 जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है. देखो ये मैं दिखाना चाह रहा हूं तुमको. अब देखो ये जो नोट्स हैं, जैसे इसमें सेक्शन 38 दिया हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने ये बातें लिखी नहीं है कि सबसिस्टेंस अलाउंस क्या होता है. ये पता है क्यों दिया है? समझाने के लिए आपको कि सबसिस्टेंस अलाउंस का मतलब क्या होता है. एग्जाम में मैंने आपको ध्यान हो तो सिर्फ ये बात लिखी है. देखो सारे इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में होने चाहिए. हर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए कि सब्सटेंस अलाउंस देंगे. पहले 90 दिनों में 50% देंगे, आफ्टर 90 दिनों में 75% देंगे. अपने को एग्जाम में सिर्फ यही वाला लिखना है. ये मीनिंग और ये एग्जाम्पल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो आप जब याद करेंगे तो याद आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला. पर ये याद आपको कब होगा? जब आपको ऊपर का मीनिंग क्लियर होगा तब, क्योंकि वहीं से क्लियर होगा कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है. एक बात और बता दूं, आपके मॉड्यूल में इतना ही दिया हुआ है. मॉड्यूल वाले ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ तो आपको आता ही होगा. आता है क्या? नहीं. ठीक है, और जो भी अपने बीच की बात है. ओके, तो यहां पर अपना चैप्टर नंबर 17 का बताएं. ऑनलाइन वालों 1 मिनट के लिए क्लास बंद कर रहा हूं, वापस से ज्वाइन करो यार फटाफट से.